या कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार ये जो नए वाले स्मार्टफोन है उनके कंपैरिजन में अगर आप लोग एक पुराना सेकंड हैंड फोन लो तो क्या वो नया वाला फोन हार जाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारा भाई जो है ना ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे वाला दिमाग वाला ही सोचता है। तो आज भाई हमने यही कंपैरिजन किया आप लोग के लिए, जो कि है गैलेक्सी S25 FE के बीच विद iPhone 13 Pro। अब ये दोनों स्मार्टफोन भाई लगभग 40,000 रुपए आपको मिल जाते हैं इस टाइम पर मार्केट के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन को कंपेयर कर दे एक आईफोन के साथ। अब आप लोग ये मत बोलो कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई तूने 40,000 रुपए वाला फोन बेस्ट नहीं यूज करा है, ऐसा यूज करा है जो भाई पहले महंगा था। देखो यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैमसंग के फोन्स के लिए ना लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं, इस वजह से हम लोग ये वाला कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे किसी और फोन के साथ करूं, iQOO के, OnePlus के, Vivo के, Oppo के, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा फोन के कंपैरिजन आपको किस फोन के साथ चाहिए, ताकि हम लोग उस वीडियो के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आज ये वाली वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग देखो पहली बार चैनल को आ रहे हो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बात तो। साथ ही में इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं 500 कमेंट्स का, तो जितने पहले 500 कमेंट्स आएंगे उन सभी को मैं हार्ट और लाइक दूंगा, और साथ ही में उन सभी 500 कमेंट्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर की हम लोग भाई आपको पीछे स्नीक पीक देते रहते हैं, तगड़ी तगड़ी डील्स देते रहते हैं। जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के साथ वो है भाई इन दोनों ही फोन का इस टाइम पर क्या है रुतबा। देखो यार सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारा iPhone 13 Pro है ये फोन लॉन्च हुआ था 2021 सितंबर 14 को। अब ये फोन को आए हुए करीब करीब मान लो 5 साल लगभग हो चुके हैं, लाइक सितंबर में तो हो ही जाएंगे। और वहीं पे S25 FE पिछले साल ही लॉन्च हुआ है सितंबर 4 को। अब इस वाले फोन को ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ आया हुआ है, तो आप लोगों को एक चीज ये पता चलेगी कि 13 Pro बहुत ज्यादा पुराना हो गया है इसके कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये फोन बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि जो फील है इस वाले फोन के अंदर वो आज भी पूरी प्रीमियम है। इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है जो आज भी लाजवाब लगती है भाई, इसके तो कोई भी डेंट्स नहीं आते इजीली, और साथ ही में बहुत ही रोबोस्ट लगता है फोन जब हम इसे हाथ में उठाते हैं। पीछे की साइड में आपको ग्लास बैक मिलती है जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास बैक है विद एप्पल लोगो। यही चीज है जिसके लिए लोग भाई ऐसे पागल रहते हैं कि उन्हें बस एप्पल लोगो मिल जाए, और ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। ऑब्वियसली भाई प्रो है तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मिलती थी 2021 के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे S25 FE की, तो इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है, एक फ्रॉस्टेड एल्यूमिनियम बॉडी है, तो शाइन नहीं करती है जैसे 13 Pro करता है, थोड़ा ज्यादा ज्वेलरी पीस लगता है। वहीं पे हमारे सैमसंग के अंदर पीछे की साइड में ग्लास बैक मिलता है। ये जो ग्लास बैक है ये कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस वाला, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छी दी गई है इसके अंदर। बाय द वे अब देखो मैं अगर आपको बताऊं इन हैंड फील किसकी ज्यादा अच्छी है, तो देखो यार सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा 13 Pro बेटर लगता है, जबकि ये फोन थोड़ा भारी है, 204 ग्राम का है, थोड़ा मोटा भी है, 7.7 mm की थिकनेस है, तो हल्का तो आपको फील होगा, लेकिन स्टिल जो प्रीमियमनेस है वो इस वाले फोन के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे S25 FE जो है आपको 190 ग्राम का मिलता है, 7.4 mm थिक है, हल्का है, यूजेबिलिटी अच्छी है, फोन थोड़ा बड़ा है, उसके हिसाब से इसका वेट अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आप लोग बैलेंस भी चेक करोगे तो देखो फ्रंट ना तो टॉप हैवी है ना तो बॉटम हैवी है, बिल्कुल सही से मैनेज्ड है। अगर आप लोग भाई एक मैनेजेबल फोन चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ पे फोन हल्का रहे, तो आप लोग S25 FE की तरफ जा सकते हो। वैसे दोनों ही फोन के अंदर हमारे को IP68 की रेटिंग मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें कस्टम बटन की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको ज्यादा कुछ ऐसे कस्टम बटन नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे है ही नहीं। iPhone 13 Pro के अंदर आपको सिंपल एक नॉर्मल पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड के अंदर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। एक एक्स्ट्रा बटन जो कि अलर्ट स्लाइडर का, जो आपको iPhone 13 Pro मिलता है और वो S25 FE में नहीं है। इसके सिर्फ आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है राइट साइड के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे डिजाइन के मामले में सब्जेक्टिव चीज तो है, मैं थोड़ा सा 13 Pro के डिजाइन को यहाँ पे जिताना चाहूंगा, क्योंकि यार ये थोड़ा सा अलग लगता है। देखो यार आज भी अब एक चीज है जो मैं आपको ना स्टार्टिंग में ही पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो यार अगर आप लोग नीचे की साइड देखोगे तो दोनों फोन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर देखने को मिलता है। सैमसंग के अंदर है टाइप सी कनेक्टर, आईफोन के अंदर है यहाँ पे लाइटनिंग कनेक्टर, और कहीं ना कहीं जो लाइटनिंग कनेक्टर भाई बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब अब के टाइम पे आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आप इजिली इसकी केबल्स नहीं मिलती हैं, आपको थोड़ा सा अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी अलग से, तो ये थोड़ा सा झंझटबाजी है। खैर इन झंझटबाजी के बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे मेन चीज जो कि दोनों फोन की डिस्प्ले। 13 Pro के अंदर आपको एक बहुत ही डिफरेंट पैनल मिलता है। ये एक 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED 120 हर्ट्ज का पैनल, HDR10 सपोर्टेड है, डॉल्बी विजन सपोर्टेड है, 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है इसके अंदर, और साथ ही में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको नॉच मिलते हैं ऊपर साइड में, जिसके अंदर की आपको फेस आईडी मिलती है, और फेस आईडी भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब काम करती है इन फोन के अंदर। पेमेंट्स करनी हो, कुछ भी ऐसा काम करना हो, बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर भी इवन ये फेस आईडी चलती है। तो यहाँ पे भाई ये आपको डिस्प्ले मिलती है। अब ये फोन जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट है, आप लोग वन हैंड इजिली इसको यूज कर सकते हो, आपको डुअल हैंड यूज करने की जरूरत नहीं है, एक हाथ से आप लोग पूरा फोन को ऑपरेट कर सकते हो। S25 FE की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा फोन है, 6.7 इंच का डायनामिक LTPO AMOLED 2x 120 हर्ट्ज का पैनल है, दोनों में 120 हर्ट्ज है, बट इसके अंदर आपको 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो एक जगह 1200 निट्स, एक जगह 1900 निट्स। ऑब्वियसली आपको आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर आईफोन से ज्यादा बेटर सैमसंग लग सकता है, और ओवरऑल बड़ा है तो आपको फील होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट है। कलर्स की अगर बात करें तो देखो यार आईफोन के कलर थोड़े से नेचुरल रहते हैं, थोड़े सटल रहते हैं, सैमसंग थोड़े पंची कलर्स देता है अपने AMOLED डिस्प्लेस के अंदर, जो कि हमारे को इस वाली डिस्प्ले में मिल रहा है। और इसी वजह से अगर आप लोग कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो, YouTube पे कोई 4K वीडियो देखे तो आपको लगेगा फर्क कि सैमसंग डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कंट्रास्टी है। बाकी मेरे को ऐसा फर्क ज्यादा लगता नहीं है जब हम लोग ऐसे नेटफ्लिक्स और डॉल्बी विजन कंटेंट प्ले करते हैं। दोनों डिस्प्लेस बहुत अच्छी हैं, बस ये आउटडोर विजिबिलिटी आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बाद में एक और चीज, आपको फ्रंट के अंदर जो ग्लास
मिलता है, दोनों ही फोन के अंदर डिफरेंट है। सैमसंग के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला स्पिक्टस प्लस मिलता है, आईफोन के अंदर आपको सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। अब सेरेमिक शील्ड जो है इजीली भाई यहाँ पे स्क्रैचेस लेकर आ जाता है, जो थोड़ा सा आपको दुखदाई लग सकता है। सैमसंग के अंदर इजीली स्क्रैचेस नहीं आते, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चला सकते हो इस फोन को, लेकिन स्टिल हाँ ये है कि डीपर स्क्रैचेस तो इजीली इसमें भी आ ही जाएंगे। अब सैमसंग की खास बात ये है कि इसके आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरा ही डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है। आईफोन के अंदर फेस आईडी है, और इसमें जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है वो भी ऑप्टिकल वाला ही है, नॉर्मल अल्ट्रासोनिक नहीं आता इस वाले फोन के अंदर। अब देखो मैं जो है पर्सनली भाई कंटेंट वॉचिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, यूट्यूब पे हो गई, नेटफ्लिक्स पे हो गई, मेरे को थोड़ा है कि भाई क्या चीजें नहीं आ रही, क्या इंडी फिल्म्स आ रही हैं। यहाँ पे जो मेजर पार्ट आता है डिस्प्ले के बाद वो है स्पीकर्स। दोनों ही फोन के अंदर को स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। और इसी के चलते अगर आप लोग हैप्टिक्स के ऊपर अगर नजर डालते हो दोनों फोन्स की, क्योंकि एक बहुत ही मेजर पार्ट है, अगर आप लोग फोन्स की यूज कर रहे हो, डिस्प्ले चला रहे हो, अपना हैप्टिक्स अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहा है, लो क्वालिटी वाले मिले, मजा नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे आईफोन के अंदर आपको टैप्टिक इंजन मिलता है, डेडिकेटेड मोटर होती है जो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है, जो आपको बहुत ही अच्छे हैप्टिक्स दे सके, और वो बहुत ही कमाल का काम करती है। मतलब उसके अंदर जो वेरिएशन है ना हैप्टिक्स की, वो नेक्स्ट लेवल आती है। अगर आप लोग ने आईफोन का भी यूज करना, आपको पता चल जाएगा तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है। सैमसंग के अंदर भी एक अच्छी हैप्टिक मोटर है, लेकिन जो पंच है, जो फील है, जो वो वेरिएशन है, वो आपको फील नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं आईफोन के अंदर बेटर है। देखो आप लोगों को डिजाइन समझ आ गया, स्पीकर समझ आ गए, सब चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं कि भाई डिस्प्ले कैसी है। अब मैं आना चाहूंगा और सबसे मेजर बात करना चाहूंगा दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की। मुझे पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एक फोन 2021 में लॉन्च हुआ था, एक फोन 2025 में लॉन्च हुआ था, इन दोनों को भिड़ा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कैसी आएगी 2026 में, ये तो भाई जानने लायक होगी, फोन पहले ही गिर रहे हैं। तो देखो 13 प्रो के अंदर यहाँ पे एप्पल का A15 Bionic चिपसेट आता है विद 6GB ऑफ रैम एंड NVMe बेस्ड स्टोरेज। ये फोन एंट्री देता है अराउंड 12 लाख का, जिसके अंदर अगर आप लोग Geekbench चेक करो तो इसका सिंगल कोर स्कोर 2470 का है और मल्टी कोर स्कोर इसका 6023 का है। अब इसी चीज को ना मैंने कंपेयर करा जब इस Samsung के S25 FE से, क्योंकि इसके अंदर आता है Exynos 2400, एक 4nm बेस्ड चिपसेट है एंड 8GB ऑफ रैम। तो रैम आपको ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी मिल रही है, और इसी वजह से आपको Antutu भी इसका अराउंड 20 लाख तक का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग CPU का मल्टी कोर स्कोर और सिंगल कोर स्कोर चेक करते हो, तो सिंगल कोर स्कोर के अंदर आईफोन बाजी मार जाता है, क्योंकि सैमसंग का सिर्फ 1987 आता है सिंगल कोर, जबकि आईफोन का आपको पता है 2470 आता था। मल्टी कोर स्कोर के अंदर कहीं ना कहीं भाई ऑब्वियसली यहाँ पे सैमसंग बाजी मार जाता है, क्योंकि यार इतने सालों के अंदर मल्टी कोर तो बेटर हो ही जाता है। तो 6300 का अराउंड आपको स्कोर मिलता है मल्टी कोर का। तो अब देखो ये डे टू डे लाइफ के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस देते हैं, आप उसकी बात करेंगे। देखो यार मैंने दोनों ही फोन को चला के देखा, मेरे को कहीं पर भी हिकअप्स नहीं दिखे हैं। दोनों ही फोन लाजवाब काम करते हैं। एक तरफ आपको iOS 26 मिल रहा है, एक तरफ आपको सैमसंग का One UI 8.5 मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग एप्लीकेशन खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, भाई दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आज के टाइम पे भी आईफोन इतना अच्छा काम कर रहा है, आई वाज वेरी शॉक। लाइक अगर हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों ही फोन के अंदर कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो दोनों में लगभग सिमिलर टाइम में खुलती है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जबकि आईफोन 4 से लेकर 5 साल पुराना हो चुका है ऑलरेडी, और इस साल तो ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोगों ने ना यार थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट यहाँ पे रन करे, जैसे 3D वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट हो गया। उसके अंदर हमें यही पता चला कि जो ओवरऑल थर्मल है ना, अब वो 13 प्रो के उतने अच्छे नहीं है, जिस वजह से ये फोन हीट कर जाता है, थोड़ा वार्म हो जाता है, और हमारे को 2830 का स्कोर देता है। सैमसंग अभी थोड़ा नया है, थर्मल थोड़े से बेटर है, अभी इस टाइम पर उतना ज्यादा हीट नहीं करता है, गर्म नहीं होता है। तो 4103 का स्कोर मिलता है वाइल्ड लाइफ टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो परफॉर्मेंस उसके अंदर देखो फर्क है। अगर आप मल्टी कोर टास्क करोगे, जैसे एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आपको आईफोन थोड़ा स्लो लग जाएगा। अब देखो परफॉर्मेंस के अंदर अगेन आपको मैंने समझा दिया कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अब इनिशियली अगर आप लोग इंटरनली जाके चेक करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सैमसंग के अंदर थोड़े अलग चीजें मिल जाती है परफॉर्मेंस को लेकर। आईफोन के अंदर भी बॉटलनेकिंग चल रही है, हम लोगों ने बीजे में टेस्ट करी थी। दोनों फोन इवन तो 120 FPS सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर आपको गेम प्ले थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। आईफोन 13 प्रो वार्म होने के बाद हमारे जो यहाँ पे FPS थोड़े ड्रॉप कर देता है, S25 FE भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कर देता है कुछ जगहों पे। तो भाई दोनों का अगर आप लोगों को डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट देखना है, तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल के ऊपर जो कि है अंश नकवाल गेमिंग सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, और उस पर जाके हमारे इन सभी फोन्स के टेस्ट चेकआउट कर सकते हो। हम लोग उसके ऊपर बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं, देखो जाके देखना, आपको मजा आने वाला है गेमिंग के। अगर आप लोग फैन हो, अगर आप लोग चाहते हो हम आपको बताएं कैसी इन डेप्थ परफॉर्मेंस इन फोन से आती है, तो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब मैं बात करना चाहूंगा यार देखो इन फोन्स के कैमरास की, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द परफॉर्मेंस, क्योंकि यार देखो परफॉर्मेंस एक पार्ट है, एक चीज है, उसके बाद कैमरास भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो पुराने फोन है ये फ्लैगशिप है। अभी वाले फोन जिनसे हम लोग बात करें एक्चुअली फ्लैगशिप नहीं है, एक नॉर्मल फोन है। तो यहाँ पे जो 13 प्रो है इसके अंदर अगर आप लोग चेक करोगे, तो आपको 3 लेंसेज मिलती हैं, और तीनों ही लेंसेज आपको 12 मेगापिक्सल की मिलती हैं विद 3x टेलीफोटो लेंस। अगेन ये भी 12 मेगापिक्सल का ही है, और यहाँ पे आपको सामने की तरफ में जो है ना 12 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। सैमसंग की अगर बात करें तो 3 कैमरा सेटअप यहाँ पर भी है, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का आपको मेन मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, और 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल
जाता है। अब ये दोनों ही फोन्स को एक बार लेके चलते हैं हम लोग आउटडोर कंडीशन और चेक करते हैं कि एक्चुअली के अंदर ये फोन्स किस तरीके की क्वालिटी निकाल के देते हैं जब बात आती है एक बढ़िया वाली फोटोज की। ओवरऑल कैमरा के मामले में इसलिए सरप्राइज हुआ क्योंकि यहाँ पे भाई दोनों ही फोन्स के अंदर हमारे को जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। जबकि आईफोन 13 प्रो इतना पुराना फोन है, इसकी क्वालिटी, इसकी हर एक चीज, जैसे कि हाईलाइट्स अगर आप देखो, कलर्स देखोगे, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट देखोगे, एकदम परफेक्ट आ रहा है। और स्किन टोन्स भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो ज्यादा बेटर है। हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड जूम करके स्किन टोन्स के ऊपर ही अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड, इवन पोर्ट्रेट के अंदर और इवन नॉर्मल टेलीफोटो शॉट्स के अंदर यहाँ पे हमारा आईफोन 13 प्रो बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है S25 FE की कंपैरिजन में। अगर आप लोग इन वाली फोटोज को ऑनलाइन कहीं पर भी डालते हो ना तो कोई भी ये नहीं जज कर सकेगा कि ये 2021 के फोन से ली गई हैं। तो इस टाइम पर दोनों ही फोन्स के अंदर यहाँ पे 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर हम लोग भाई बिल्कुल ऑपोजिट चले जाए लाइट के, किस तरीके से मैनेज करता है और पीछे इस टाइम पर आपको शोर भी समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे भाई। अच्छा, वीडियो सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यहाँ पे आईफोन और सैमसंग में काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर हुई, जबकि आईफोन बहुत पुराना है। एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारा सैमसंग है उसके अंदर आप लोग 8K 30 FPS तक भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि वो आईफोन में नहीं हो सकती। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको पता चल जाएगा। अब बात करेंगे देखो भाई सॉफ्टवेयर की। एक तरफ iOS 26 चल रहा है, एक तरफ सैमसंग का One UI चल रहा है। दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एक तरफ एंड्रॉइड है, एक तरफ आईफोन iOS, बहुत ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। मेरे को पर्सनली अगर बताऊं तो iOS अपनी जगह लगता है, कुछ जगह पे अच्छा लगता है, सैमसंग अपनी जगह पे कुछ अच्छा लगता है। अगर पर्सनली देखो तो मेरे लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट है। अब एक चीज है जहां पर आईफोन पीछे हो जाता है, जो कि है गैलेक्सी AI। आपको सैमसंग के अंदर AI वाले फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं। इवन अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन नॉर्मल भी लेते हो जैसे वीवो, ओप्पो, इन सभी के अंदर AI वाले फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। आईफोन का आपको हाल पता ही है क्या हुआ था, AI के नाम में उन्होंने पता नहीं क्या ही भद्दी चीज करी थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई सा भी एंड्रॉइड फोन उठा लो इस टाइम पे 40,000-50,000 की रेंज में, उसमें आपको बेटर AI मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन। अगेन सैमसंग एक दो चीजें अच्छी मुझे लगती है, जो कि है सैमसंग नॉक सिक्योरिटी, सैमसंग का वॉलेट जिसके अंदर हम लोग कार्ड ऐड करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो सैमसंग में आपको बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू आईफोन। अब यहाँ पे अगर आप लोग भाई सॉफ्टवेयर को इजीली चेकआउट करते हो तो मेरे को दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर से अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो सैमसंग में हल्की सी बेटर कस्टमाइजेशन मिल जाती है, लेकिन जो एक पर्सनैलिटी है ना वो आईफोन के इस सॉफ्टवेयर के अंदर है, जो कि iOS 26 अब तो iOS 27 में आने वाला है। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, आप लोगों को दो सॉफ्टवेयर अगर दिए जाते हैं तो आप लोग कौन सा चूज करोगे इन दोनों में से? मेरी मानो मैं तो यार मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ऐसा हो सकता है एप्पल iOS चूज करूं और कुछ सिनेरियोस के अंदर सैमसंग चूज करूं। इवन दो मुझे सैमसंग का सॉफ्टवेयर पसंद है बट एप्पल बैंकिंग के मामले में काफी क्रेजी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर ना सपोर्ट की बात कर लेता हूं। देखो सैमसंग के अंदर आपको 7 साल के सपोर्ट मिलता है, आईफोन के अंदर भी लगभग 7 साल का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर भाई 5 साल के ऑलमोस्ट अपडेट अब आ चुके हैं, 2 साल का और अपडेट्स आएंगे। लेकिन सैमसंग के अंदर आने वाले बहुत साल तक अभी अपडेट्स आने वाले, तो लंबे समय तक अगर आप लोग फोन ले रहे हो तो सैमसंग तो भाई किलर है इस टाइम पर। नए फोन के अंदर ये एडवांटेज रहती है, आपको अपडेट्स मिलते हैं लंबे समय तक, और पुराने फोन के अंदर आपको अपडेट्स पहले से ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, तो उसके अपडेट्स तो खत्म होने की कगार पे ही होते हैं। अब लास्टली अगर बैटरी को कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन्स की, तो यहाँ पे भाई देखो आईफोन के अंदर 3095 mAh की बैटरी मिलती है और हमारे सैमसंग के अंदर 4900 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों के अंदर चार्जिंग स्पीड का ही फर्क है, एक तरफ 49 वॉट्स की चार्जिंग है, एक तरफ आपको नॉर्मल 20 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है, वो भी लाइटनिंग कनेक्टर के थ्रू। तो भाई बहुत ज्यादा स्लो है। अगर आप लोग इसमें कोई पेन ड्राइव भी कनेक्ट करते हो भाई बहुत दिमाग खराब होता है। तो आप लोग इससे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, बैटरी बहुत ज्यादा कमजोर है। वहीं पे सैमसंग में आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हो USB Type-C के थ्रू, बैटरी थोड़ी सी बेटर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन सब चीजों के अंदर हमारा यहाँ पे सैमसंग जीत जाता है। आईफोन भी अच्छा है, हम लोगों ने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग चेकआउट करना कि कितनी देर तक क्या क्या चीजें होती है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग देखना 13 प्रो के, अगर आप लोग इन डेप्थ जानना चाहते हो कि बैटरी कितनी चलती है। बट अभी के टाइम पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो सैमसंग कहीं ना कहीं बाजी मार रहा है। बाकी यार आप लोग बताओ, यहाँ पे कुछ सिनेरियोस थे जहां पर भाई हमारा आईफोन जीता है, कुछ सिनेरियोस थे जहां पे हमारा सैमसंग जीता है। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग के पास 40,000 का बजट होगा तो इन दोनों ही फोन में से आप लोग कौन सा लोगे? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई होगी ना, इतनी सी भी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस आईफोन और सैमसंग पगलू दोस्त का शेयर कर दो जो पागल है फोन के पीछे। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।